Good evening, students. We are on chapter number 8. Chapter number 8. Financial management. Name of the chapter is Financial Management. And in Financial Management, we have already done topics based on working capital. And then after that, we have started capital structure. In capital structure, we have done meaning of capital structure plus its characteristics. Characteristics we have done. Now today we are going to start new topic, factors affecting capital structure. दो तीन स्टूडेंट ने ऐसा बोला था कि सर थोड़ा मैक्सिमम हो सके तो आप हिंदी में रखो ना, कि इंग्लिश में आप सब कुछ नए नए पॉइंट्स होते तो समझाते तो थोड़ा बाउंस हो जाते हैं, बाउंस मतलब ऊपर से चला जाता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन थी, जैसे इसमें 5 पॉइंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी में कर देता हूँ, उसके बाद एक शॉर्टकट में आपको इंग्लिश में समझा दूंगा कि एक्सप्लेन कैसे करने का है इन इंग्लिश। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, हिंदी लगभग सबको समझ में आती होगी, इसके लिए पहले आराम से हिंदी में समझ लेना आप, उसके बाद एक बार रिपीट कर दूंगा इंग्लिश में। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उसके पहले एक बार देख लेते हैं, ये बीच में रफ वर्क कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एक बार फिर से याद कर लेते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर प्लस मीन इक्विटी शेयर नहीं, सॉरी, ऑनर्स फंड, प्रोपोर्शन ऑफ ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। मतलब अगर कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी जो हमें मालूम है पब्लिक से पैसा अरेंज करती है, तो जो पैसा अरेंज करती है, पैसा एक तरह से हम बोल सकते हैं मैनेज करती है कहीं से भी, उसमें जितना भी पैसा अरेंज करती है उसमें ऑनर्स फंड कितना होना चाहिए, मतलब इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, वो उसमें कितना होना चाहिए ऑनर्स फंड, प्लस बोरोड फंड। सपोज करो अगर एक कंपनी ने 100 रुपीज़ कलेक्ट किए, कलेक्ट का मतलब है अरेंज किए, और उसमें 60 रुपीज़ ऑनर्स फंड का है और 40 रुपीज़ बोरोड फंड का है, तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपये के अंदर थोड़े पैसे ऑनर्स फंड के, थोड़े पैसे बोरोड फंड के, और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है। ऑनर्स फंड, इन केस ऑफ ऑनर्स फंड कंपनी हैज़ टू पे डिविडेंड, इक्विटी शेयर के ऊपर क्या देना पड़ता है, डिविडेंड। डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा शेयर्स होल्डर्स को, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ बोरोड फंड, जिसमें हम बोलते हैं उधार का पैसा कंपनी अरेंज करती है, उधार के पैसे में क्या रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भले कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, दे नीड टू पे इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट, उनको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। दैट इज़ द मेन नेचर ऑफ बोरोड फंड। ये माइंड में आपको रखना है। ऑनर्स फंड में, इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है आपको पहले से ही माइंड सेट रखना है कि अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा या लो प्रॉफिट भी होगा तो भी इट मे बी पॉसिबल दैट यू विल नॉट गेट डिविडेंड। बट इन केस ऑफ बोरोड फंड, अगर आप उधार के उससे तरीके से कंपनी को पैसा दे रहे हैं, मतलब बाई परचेजिंग डिवेंचर, तो आपको ध्यान रखने का है कि भले कंपनी को प्रॉफिट हो, लॉस हो, चाहे वो डिप्रेशन पीरियड में हो, चाहे बूम पीरियड में हो, मतलब प्रॉस्पेरिटी पीरियड में हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, दे हैव टू पे इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट, ब्याज तो देना ही पड़ेगा। सो जितना भी पैसा कंपनी ने अरेंज किया है उसमें हमेशा 2 चीज़ों का मिक्सचर रहता है। कुछ थोड़ा पैसा, अब प्रोपोर्शन ज़्यादा कम हो सकता है, मतलब 100 में 60 इक्विटी शेयर का है तो 40 बोरोड फंड का, या उल्टा हो सकता है 40 इक्विटी शेयर का होगा या 60 बोरोड फंड का, या 50-50 भी हो सकता है। 50 रुपये हमने इक्विटी शेयर से लिए, 50 रुपये हमने डिवेंचर इश्यू करके लिए, प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है। बट मिक्सचर ऑफ ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, न्यू टॉपिक। इसका मतलब है वो कौन कौन से रीजंस हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने का मतलब क्या है, ये भी हमें मालूम है, फिर से एक बार देख लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसमें ऑनर्स फंड रहता है और उसमें बोरोड फंड रहता है। और एक बात हमेशा याद रखना आप, कैपिटल स्ट्रक्चर हो तो हमें मालूम है कि वो ऑनर्स फंड और बोरोड फंड का मिक्सचर होता है, ये तो कंफर्म है। बट ऑनर्स फंड तो कंफर्म रहेगा ही रहेगा,
जितना भी पैसा हमने बाहर से, पब्लिक से या किसी दूसरे सोर्सेज से अरेंज किए हैं, उसमें ऑनर्स फंड तो रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इट इज़ कंपलसरी फॉर एवरी पब्लिक कंपनी टू इशू इक्विटी शेयर। सबसे पहले अगर पैसा कंपनी को अरेंज करने का है तो दे नीड टू इशू इक्विटी शेयर। एंड इक्विटी शेयर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अरेंज मनी ओनली बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर इज़ कंपलसरी, इसलिए इक्विटी शेयर इज़ ऑनर्स फंड। उसके बाद अगर आपको पैसा फिर से चाहिए तो वह दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी कि दोबारा से इक्विटी शेयर इशू करने का है या प्रेफरेंस शेयर इशू करने का है। नाउ दे हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेस, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। दे कैन इशू एडिशनल इक्विटी शेयर, मतलब दोबारा से इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, या डिवेंचर इशू कर सकते हैं, या बैंक से लोन ले सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, या पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा अरेंज कर सकते हैं, या बॉन्ड के थ्रू पैसा अरेंज कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स आर देयर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अरेंज मनी ओनली बाय इक्विटी शेयर्स, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर तो रहता ही रहता है। इक्विटी शेयर भी रह सकता है प्लस प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, या इक्विटी शेयर से थोड़ा पैसा अरेंज किया है या थोड़ा पैसा डिवेंचर से इशू किया है, ये दोनों का मिक्सचर हो सकता है, बट इक्विटी शेयर सभी में रहेगा, ये आपको ध्यान रखने का है। अब क्वेश्चन क्या है, फिर से वापस आते हैं। आवर क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका यह मतलब है जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब ऑनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, उसमें ऑनर्स फंड का पैसा ज़्यादा रहना चाहिए या बोरोड फंड का पैसा ज़्यादा रहना चाहिए, किसका कम रहना चाहिए, किसका ज़्यादा रहना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ, अब इंग्लिश में बता देता हूँ आपको, व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, किसका ज़्यादा रहना चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर वी कैनॉट गिव कि हाँ ऑनर्स फंड का प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन मीन्स परसेंटेज, ऑनर्स फंड का जो प्रोपोर्शन है या परसेंटेज है वो ज़्यादा रहना चाहिए, दैट इज़ नॉट करेक्ट। या हम अगर ऐसा बोले कि बोरोड फंड का परसेंटेज टोटल अमाउंट के अंदर ज़्यादा रहना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स। ये जो लिखे हैं ये फैक्टर्स है, इन पे डिपेंड करता है। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव टू डिसाइड दैट वेदर ऑनर्स फंड शुड बी मोर और बोरोड फंड शुड बी मोर। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये सारे फैक्टर्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज इंटरनल फैक्टर्स, मैंने यहाँ पे पहले ही बना कर रख दिया है नोट्स पॉइंट्स। उसका रीज़न क्या है कि आज 2 लेक्चर है और अब थोड़े से चैप्टर बाकी है, जितनी जल्दी हो सके ताकि हम रिपीट कर सकें, रिविजन कर सकें अच्छे तरह से, इसके लिए पॉइंट्स पहले लिख दिए वरना टाइम वेस्ट होता है। तो टोटल देयर आर 2 फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सबसे पहले आप ट्राई करो कि पॉइंट्स आपको जितना हो सके इधर याद हो जाए। अरे सारे पॉइंट्स याद नहीं होंगे कोई बात नहीं, यहाँ तक तो याद हो जाएगा ना। टोटल फैक्टर्स आर 2, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो देयर आर 2 फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे, इनको ध्यान में लाएंगे, इन पर विचार करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हम जितना पैसा हम अरेंज कर रहे हैं बाहर से, पब्लिक से, बाय शेयर, बाय डिवेंचर, उसमें ऑनर्स फंड का पैसा ज़्यादा होना चाहिए या डिवेंचर का पैसा, मतलब लोन का पैसा, उधार का पैसा ज़्यादा होना चाहिए। ये डिसाइड हम डायरेक्टली नहीं करते, instantly, quickly, we are not taking decision. After considering all these factors, then we are deciding whether proportion of honors fund should be more or proportion of borrowed fund should be more. Now, factors are divided into 2 parts, internal factors, once again external factors. Now, points in internal factors. इंटरनल फैक्टर्स वो है जो कंपनी के अंदर से रिलेटेड है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंपनी के हाथ में नहीं होता है, ये फैक्टर्स बाहर, एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जो बाहर चेंजेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर, उन चेंजेस की वजह से कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि हम ऑनर्स फंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखें या बोरोड फंड का। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स पढ़ा मैं बोल देता हूँ, इसके बाद एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर देता हूँ, फिर इंग्लिश में। फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इजी चैप्टर है। 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सभी के सभी क्वेश्चंस इजी रहेंगे। सिर्फ आपको क्या है, पॉइंट्स याद करने के, बस पॉइंट्स याद हो गए, एक्सप्लेनेशन अपने आप आराम से आप लिख सकते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखनी भी नहीं है, सभी पॉइंट्स में 2-2, 3-3 एक्सप्लेनेशन लिखनी है, 2-2, 3 लाइन्स, ज़्यादा नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से सिर्फ पॉइंट्स को आप रट्टा मारो जितना मार सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स को रट्टा मारना ही पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ बिजनेस,
सेकेंड वन इज साइज ऑफ बिजनेस, थर्ड वन इज एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। देखो आप ध्यान से, बिजनेस किस टाइप का है अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। बिजनेस की साइज क्या है, बिजनेस की आवक क्या है, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमें कितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल चाहिए, मतलब दीज आर ऑल इंटरनल फैक्टर्स रिलेटेड विद कंपनी। वंस अगेन एक बार ट्राई करो आप याद करने के लिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस, और यू कैन टेक एनी 5 पॉइंट्स ऑफ योर ओन चॉइस। आई थिंक मोर देन 5 पॉइंट्स आर गिवन इन टेक्स्ट बुक, एनी 5 पॉइंट्स यू कैन टेक। आप कोई भी अपने हिसाब से 5 पॉइंट ले लो आप, मैंने मेरे हिसाब से जो इजी लगे वो मैंने ले लिया। टाइप्स ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, दीज आर इंटरनल फैक्टर। टाइप ऑफ बिजनेस जितनी देर मैं बोलता हूँ उसको सुनने के साथ थोड़ा कोशिश करो आप कि 1-2 पॉइंट भी याद हो जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ 2 पार्ट्स, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ इंटरनल फैक्टर्स, एक बार ट्राई करो आप पॉइंट्स याद करने की, हार्डली 1 or 2 minutes यू टेक। टाइप ऑफ बिजनेस, size of business, estimation of business income, then attitude of directors, and last one is duration of capital requirements, duration of capital requirements। कि टेक्निकली आप देखेंगे कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर लिखा है, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा है वो मालूम नहीं क्या होता है, बूम डिप्रेशन पीरियड समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, टैक्सेशन पॉलिसी सब कुछ नया लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे डीपली तो बहुत इजी चैप्टर है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। नाउ एक्सप्लेनेशन। टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, पहले हिंदी में फिर से एक बार बार बोल रहा हूँ आपको। 2 टाइप के बिजनेस हम मान के चलते हैं जनरली। मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस, बस इसमें ये 2 पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंड वन इज ट्रेडिंग टाइप ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग। ये 2 टाइप के बिजनेस क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस मतलब होता है ऐसे बिजनेस यूनिट्स जो रॉ मटेरियल खरीदते फिर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए दे नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज। मतलब मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि आपको मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी। वाई? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, मीन्स यू नीड ह्यूज फंड। एक बड़ा अमाउंट बिजनेस को चाहिए, और जब भी आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, उस केस में ये बेटर रहता है कि हम ऑनर्स फंड मतलब शेयर, ऑनर्स फंड बोले तो इक्विटी शेयर ज़्यादातर, अब ध्यान में रखो, ये अच्छा रहेगा कंपनी के लिए कि वो इक्विटी शेयर से जितना ज़्यादा पैसा हो सके वो अरेंज करे। मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, आप कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी बोलते हैं माइंड में याद रखना आप, इसका मतलब है, मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, ऑनर्स फंड प्लस बोरोड फंड दोनों का मिला के होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ऑनर्स फंड का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा पैसा डिबेंचर इश्यू करके लेंगे, मतलब उधार से लेंगे, तो आपका इसका मतलब क्या है, यू हैव टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। और बाई चांस किसी साल आवक कम हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपका बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाए, तो ये आपके लिए मुश्किल ला सकता है। आप इंसॉल्वेंसी सिचुएशन में जा सकते हैं। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, आपकी एसेट्स कम हो जाएंगी, एसेट्स की वैल्यू कम रहेगी और आप पर कर्जा बढ़ जाएगा। तो अगर ह्यूज फंड चाहिए, और आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस में क्या चाहिए, ह्यूज फंड ही चाहिए, तो इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी के लिए अच्छा रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी शेयर से अरेंज करे। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर शुड बी मोर इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों आते हैं, उसमें जो इक्विटी शेयर की परसेंटेज है, मतलब ऑनर्स फंड की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आप ट्रेडिंग टाइप बिजनेस पे आते हैं। ये कौन से टाइप का बिजनेस होता है? जिसमें रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ता है, और अगर रॉ मटेरियल नहीं खरीदना है तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, किसी बड़े मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट रेडीमेड गुड्स खरीदते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग टाइप ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ ट्रेडिंग टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेटअप मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है।
वो तो सीधा रेडीमेड गुड्स खरीदते हैं। इट मीन्स हेयर लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड, पैसे कम जरूरत है। और जब पैसे कम की ज़रूरत हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड फंड भी रह सकते हैं या इसकी परसेंटेज ज़्यादा भी रह सकते हैं। आप उधार में ज़्यादा पैसा ले सकते हैं क्योंकि पैसा कम ले रहे हैं आप। लेकिन अगर पैसा बहुत ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करना हो तो इट इज़ बेटर दैट टू कलेक्ट मोर एंड मोर मनी थ्रू ऑनर्स फंड। ऑनर फंड से इकट्ठा करें शेयर इशू करके। अब इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करने का वो बता देता हूँ। टाइप ऑफ बिजनेस, तो टोटल देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस और ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस। In case of manufacturing based business, business units are required to purchase raw material, business units are required to set up plant and machinery. In short, we can say that they need huge fund. In that case, they means proportion of owners fund should be more in capital structure. Capital structure के अंदर owners fund की परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, बाकी मैंने बता दिया ज़्यादा क्यों होनी चाहिए। क्योंकि अगर बोरोड फंड से आप पैसा ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, सपोज करो 100 रुपये है, उसमें 70 रुपीज़ आपने उधार से लिया हुआ है और 30 रुपये इक्विटी शेयर से, तो 70 रुपीज़ ज़्यादा ले रखा है आपने, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और किसी साल आवक कम हो जाएगी, देन इट ब्रिंग्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। दैट इज़ द नेचर ऑफ बोरोड फंड। So in case of manufacturing type of business, huge fund is required. That's why it is better for company to raise money by more and more equity share or owners fund. Means proportion of owners fund should be more in capital structure. And if business is based on or business is a trading type of business, in that type of business less capital is required, then they can depend on borrowed fund. वो borrowed fund पर भी depend हो सकते हैं. There is no problem. इतना ही लिखने का आपको बस। नाउ साइज ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का साइज है तो साइज या तो बिजनेस का बड़ा होता है या छोटा होता है। ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन इज सेम, बिग और स्मॉल। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है, ह्यूज है, इट मीन्स यू नीड मोर कैपिटल। आपको पैसे की उतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जितना बड़ा बिजनेस होगा पैसा उतना ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए पैसा तो एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखने का, ह्यूज फंड। जब ज़्यादा पैसा चाहिए तो कहाँ पे डिपेंड रहना चाहिए आपको? इक्विटी शेयर्स पे, ऑनर्स फंड पे। मीन्स इन इफ साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, बिग बिजनेस पे या लार्ज, इफ साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज इट मीन्स ह्यूज फंड इज नीडेड। इन दैट सिचुएशन proportion of owners fund should be more. मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ आपको कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या लेते हैं, मालूम है फिर भी लिख देता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑनर्स फंड आता है, ऑनर्स फंड प्लस बोरोड फंड। ऑनर्स फंड प्लस बोरोड फंड। तो इफ साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज लार्ज, अगर लार्ज है, पहले हिंदी में एक बार देख लेते हैं। अगर बिजनेस यूनिट का साइज लार्ज है, बड़ा है, तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, ह्यूज फंड। और ज़्यादा पैसा अगर चाहिए तो इट इज़ बेटर, अच्छा रहेगा कंपनी के लिए कि वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है कि इतना पैसा यहाँ से लेने का, ऑनर्स से इतना पैसा बोरोड से, उधार से, तो उसमें ऑनर्स फंड का जो प्रोपोर्शन है, अब ऑनर्स फंड बोले तो ज़्यादातर इक्विटी शेयर ध्यान में रखने का है। इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं, या रिटेन्ड प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट जो इकट्ठा किया है उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑनर्स फंड। सो अगर बिजनेस यूनिट लार्ज है, उसमें पैसा ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब है प्रोपोर्शन जो है वो ऑनर्स फंड का ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू बोरोड फंड। लेकिन अगर बिजनेस स्मॉल है, छोटे लेवल पर है, आपका स्मॉल स्केल पर है, तो यू नीड लेस कैपिटल। वही सेम एक्सप्लेनेशन है, लेस कैपिटल तो कम पैसे आपको चाहिए, तो उसमें उस केस में आप जो बोरोड फंड है उसका प्रोपोर्शन भी रह सकते हैं या उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा भी रह सकते हैं। मतलब आप उधार से भी पैसा ले सकते हैं या उसकी परसेंटेज ज़्यादा भी रह सकता है इन केस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ इन इंग्लिश, इफ साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज इट मीन्स business units needs huge fund. In that situation they should depend on more and more on owners fund. Means the proportion of owners fund should be more in capital structure. Capital structure के अंदर जिसमें दोनों आते हैं उसमें proportion of owners fund should be more. Or if business size of business unit is small, means business is doing on a small scale, in that case less capital is required. In that situation company can depend on borrowed fund also, or proportion of, compulsory नहीं है but proportion of borrowed fund can be more, not should be more, can be more. इसका परसेंटेज ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा पैसा हम यहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं। थर्ड वन इज एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। ना यहाँ पे आते हैं,
जो बिज़नेस की जो आवक होती है, हम किस टाइप का बिज़नेस कर रहे हैं, उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ बिज़नेस की जो इनकम है वो रेगुलर रहेगी या नहीं रहेगी। तो बिज़नेस में इनकम में भी रेगुलर और इरेगुलर। फॉर एग्जांपल अगर हम आज के टाइम पे देखें, अभी जिस टाइम में कोरोना चल रहा है, इस टाइम में द इंडस्ट्रीज़, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सैनिटाइज़र बना रहे उनको अभी ये मालूम है कि अभी 2020 और 2020 तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन ले लेते हैं 2020 और 2021 तक जो आवक जो है रेगुलर जो इनकम है वो उनकी रेगुलर रहेगी। क्यों? सैनिटाइज़र अभी लार्ज स्केल पे सेल होंगे, तो देयर इनकम इज़ गोइंग टू बी रेगुलर टिल 2021, ऐसा वो आइडिया लेके चल रहे हैं अभी। बाद में क्या होगा वो मालूम नहीं, लेकिन 2021 तक का कंफर्म है उनको कि 2021 तक at the end till the end of 2021 their income is going to be regular, constantly they will earn income। अगर रेगुलर इनकम रहने वाली है, हर महीने लगातार आपका कैश फ्लो अच्छा रहने वाला है, उस केस में आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क का मतलब है आप उधार का पैसा कहीं से अरेंज कर सकते हैं। अभी सैनिटाइज़र बनाने के लिए जो भी चाहिए रॉ मटेरियल्स, अगर उनके पास, क्योंकि अभी सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं, इसलिए उनके पास हो सकता है पैसा ना हो कंपनी के पास, तो वो कंपनी जो है उधार में भी पैसा ले सकती है। क्यों? उधार पे लिया, ब्याज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न, इनकम इज़ रेगुलर। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, इरेगुलर, अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें अप्स एंड डाउन रहते हैं इनकम में, मतलब आपको कंफर्म नहीं है कि इनकम अगले महीने कितनी होगी, अगले साल कितनी होगी, रेगुलर रहेगी नहीं रहेगी, मतलब इरेगुलर है, तो आप जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें बोरोड फंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा नहीं रख सकते। आप उधार का पैसा ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? अगर इनकम अगले महीने या अगले साल जो भी है, अगर मंथ के हिसाब से बात करें तो अगले महीने बाई चांस आपकी आवक, अभी तो बहुत अच्छी इस महीने आवक है, अगले महीने अचानक आपकी आवक कम हो जाए, आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें फ्लक्चुएशन इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लक्चुएशन बने रहते हैं, कभी सडनली बहुत इनकम हो जाती है, कभी सडनली इनकम डाउन हो जाती है, मीन्स देयर इज इरेगुलरिटी इन इनकम। उस केस में यू कैन नॉट टेक रिस्क बाय टेकिंग मोर एंड मोर अमाउंट थ्रू बोरोड फंड। आप बोरोड फंड से, उधार से पैसा बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने एक बार उधार से पैसा ले लिया तो आपको नेचर पता है इसका, यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट, वेदर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, फ़ायदा हो या नुकसान हो, को ब्याज तो देना पड़ेगा। और जिस टाइम आवक कम होगी, बिकॉज आपके नेचर कैसे बिजनेस की इरेगुलरिटी है इनकम में, तो ब्याज का बर्डन यानी इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाएगा और उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कंपनी डूब भी सकती है, कंपनी इंसॉल्वेंसी सिचुएशन में भी जा सकती है। दैट्स वाई now in English, estimation of business income, if income of business is constant, regular, then proportion of borrowed fund can be more, should be more नहीं होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, बट रख सकते हैं। if income of any business is regular, constant, means cash inflow is regular and constant, fixed, in that case proportion of borrowed fund should be more or can be more in capital structure. On the other hand, if business income of any business unit is irregular, not fixed, then, or cash inflow is not fixed, cash inflow is not regular, in that case the proportion of owners fund should be more, means they cannot डिपेंड मोर ऑन बोरोड फंड। ऐसे टाइप के जो बिजनेस है जिसमें इरेगुलरिटी है इनकम की, दे कैनॉट डिपेंड मोर ऑन बोरोड फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में इसका प्रोपोर्शन कम रहना चाहिए। अगर आप 100 रुपये का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जितना हो सके उधार का पैसा उसमें कम होना चाहिए। नाउ एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या है एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स? आप जानते हैं कंपनी चलती है, पब्लिक कंपनी में जब शेयर इशू करते हैं, तो जब शेयर इशू करते हैं, द पर्सन हु परचेज शेयर दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर, ये आपको जानकारी है, यू नो, एंड ऑल शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी, ये भी आपको मालूम है। ऑनर ऑफ द कंपनी का मतलब है दे कैन अटेंड मीटिंग, दे हैव राइट टू अटेंड मीटिंग, उनको मीटिंग में बैठने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, दे विल गेट डिविडेंड। बट ऑल शेयर होल्डर्स कैनॉट मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल शेयर होल्डर्स। सभी शेयर होल्डर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी में आए, बिकॉज दे आर ऑल ऑनर्स। ऑनर का मतलब यही है वो कभी भी कंपनी में आ सकते हैं, कंपनी का काम कैसे चल रहा है वो देख सकते हैं, बट ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, उसका ऑफिस मुंबई में है, अभी जो शेयर तो कहीं भी हम खरीद सकते हैं, केरला में बैठे हुए रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो केरला में रहते हैं वो मुंबई आके डेली पूरा मैनेजमेंट संभालेंगे। दैट्स वाई व्हाट वी आर डूइंग, अमंग ऑल दोज शेयर होल्डर्स
हम उस सभी शेयर होल्डर्स में से कुछ शेयर होल्डर्स को थ्रू वोटिंग प्रोसेस हम उनको इलेक्ट करते हैं, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। ये सारी आपको जानकारी है। हम वो डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग प्रोसेस। वही डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी संभालते हैं, और ज़्यादातर जहाँ पे हेड ऑफिस होता है वहीं के लोकल जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें से जिनका परसेंटेज ज़्यादा है शेयर में, उनको हम डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं। अब पॉइंट क्या है हमारा, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब है अगर डायरेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर्स आपको पता है सारे के सारे डिसीजन कौन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। दे आर टेकिंग डिसीजंस, मेजर डिसीजंस, दे आर मेकिंग पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंपनी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। दे आर टेकिंग डिसीजंस म्यूचुअली, मीन्स ऑल टुगेदर। आपने सीसीएस में पढ़ लिया है कि एक डायरेक्टर अकेले डिसीजन कंपनी के बारे में नहीं ले सकते, सबको मिल के लेना पड़ता है। लेकिन अब फिर से पॉइंट वही है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, कि अगर आपको ये भी समझना चाहिए कि डायरेक्टर्स कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए भी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हमको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है अगर डायरेक्टर्स जो कंपनी के हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटर क्या रहेगा कि वो कम से कम इक्विटी शेयर इशू करें, क्योंकि इक्विटी शेयर जितना इशू करेंगे शेयर होल्डर्स उतने बढ़ेंगे, मतलब ऑनर्स के नंबर ऑफ ऑनर्स विल इंक्रीज। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑनर्स आएंगे, ऑनर्स का मतलब क्या है, ये भी ऑनर है और शेयर होल्डर भी ऑनर है, तो उनका कंट्रोल जो है वो कंपनी में से खत्म हो जाता है। जितने कम ऑनर रहेंगे दे कैन कंट्रोल द कंपनी। तो अगर अब इंग्लिश में, इफ डायरेक्टर्स वांट्स टू कीप कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं वो कि हमारा ही कंट्रोल रहे। अभी शेयर होल्डर की संख्या कम है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है और कंट्रोल हमारा रहना चाहिए, देन दे विल डिपेंड मोर ऑन बोरोड फंड। तो ज़्यादा पैसा कहाँ से अरेंज करना चाहिए, बोरोड फंड से, क्योंकि बोरोड फंड में डिबेंचर इश्यू करके पैसा अरेंज करेंगे तो डिबेंचर जो खरीदते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, दे आर नॉट ऑनर ऑफ द कंपनी। बट अगर शेयर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर्स आएंगे, जितने शेयर होल्डर्स आएंगे नंबर ऑफ ऑनर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑनर्स बढ़ेंगे, वोटिंग प्रोसेस के थ्रू उनको हटाया जा सकता है उन डायरेक्टर्स को। इसलिए इफ डायरेक्टर्स वांट्स टू कीप कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इन दैट केस द proportion of borrowed fund should be more, or on the other hand if they do not want to keep control means they don't care about the control, वो इसकी चिंता नहीं करते कंट्रोल हमारा रहे ना रहे, इन दैट केस दे कैन डिपेंड मोर ऑन इक्विटी शेयर। तो पैसा कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू करके कर सकते हैं, क्योंकि जितने इक्विटी शेयर इशू करेंगे शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, ऑनर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर विल इंक्रीज। बट इसकी उनको टेंशन नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तो डायरेक्टर्स है, वो अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू अर्न एनी काइंड ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। सो इन दैट केस if they want to, once again, if they want to keep control over the management of the company, then proportion of borrowed fund can be more, and if they do not want to keep control over the management, they don't care about controlling, in that case proportion of owners fund can be more in capital structure. Last one is duration of capital requirement. Duration of capital requirement, लास्ट पॉइंट। और इन नेक्स्ट लेक्चर, मतलब आज के डेट में ही आपका ये नेक्स्ट लेक्चर है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, वनराज का क्लास मैं ही लूँगा। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, लास्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि आप जो कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, मार्केट से पैसा अरेंज कर रहे हैं, वो आपको कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, लंबे टाइम के लिए चाहिए, बहुत लंबे टाइम के लिए चाहिए, या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, उसके हिसाब से वी विल डिसाइड कि प्रोपोर्शन ऑफ ऑनर्स फंड ज़्यादा होना चाहिए या प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड फंड ज़्यादा होना चाहिए। तो इफ कंपनी वांट्स और कंपनी नीड्स मनी फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, बहुत लंबे टाइम के लिए आपको पैसे की जरूरत है, मतलब आप जल्दी पैसा वापस करना नहीं चाहते, और वी कैन से इफ यू नीड मीन्स इफ बिजनेस यूनिट नीड्स कैपिटल ऑन परमानेंट बेसिस, उस केस में किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा रहना चाहिए, ऑनर्स फंड का, क्योंकि आपको मालूम है कि जो शेयर खरीदते हैं ऑनर्स फंड जो शेयर खरीदते हैं, दे विल नॉट गेट देयर मनी बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी जब तक रहती है शेयर होल्डर्स का पैसा उनको वापस नहीं मिलता है। तो अगर कंपनी को पैसा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए चाहिए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं परमानेंट बेसिस के लिए चाहिए, इन दैट केस प्रोपोर्शन ऑफ ऑनर्स फंड
तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इशू करने चाहिए, उधार से पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उधार में पैसा लेंगे तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद वापस करना पड़ेगा, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद। बट अगर आप शेयर इशू करेंगे तो आपको लाइफ टाइम तक पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन proportion of honest fund or borrowed fund should be more or less. It depends upon duration of capital requirement also. If company needs, now explanation, if company needs capital for longer time of period or permanent basis, in that situation proportion of honest fund should be more as compared to borrowed fund. On the other hand, if company needs money for a shorter time period, थोड़े समय चाहिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, in that situation परसेंटेज ऑफ बोरोड फंड, हाँ बोरोड फंड कैन बी मोर, उसकी परसेंटेज ज़्यादा रह सकती है क्योंकि आप शॉर्टर टाइम के लिए मांग रहे हैं। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ एनी डाउट यू कैन आस्क, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बोलो अभी साहब, डाउट है? दर्शना, एनी डाउट? एनी डाउट? हर्ष, हर्ष, राज चौहान कैसे है? चौहान राज साहब कैसे है? बोलो। अरे हर्ष भाई बोल दो। हेलो हर्षिता, बोलो एनी डाउट? हर्षिता एनी डाउट? ध्रुव, लास्ट 1 मिनट, एनी डाउट? वेदांत, हर्षल, okay then we are ending the meeting. बता दो, सिखा दो।